हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के पार्ट 2 में आए हैं, जिसमें हम लोग रिमेनिंग पोर्शन को कवर अप करेंगे। तो चलिए सर, हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी अगर देखा जाए तो सबसे पहला आता है कॉस्टली सोर्स। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑफ फाइनेंस थ्रू प्रेफरेंस शेयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिबेंचर्स। कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना जो है डिबेंचर से ज़्यादा महंगा पड़ता है। क्या? डिबेंचर से ज़्यादा महंगा पड़ता है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। क्यों सर? क्योंकि सर हम जो डिविडेंड देते हैं ना, जो भी हम डिविडेंड दें, चाहे वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर दें, चाहे वो हम प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर दें, दोनों के ऊपर ही डिविडेंड जो हम पे आउट करते हैं वो जो है टैक्स के लिए डिडक्टेबल नहीं होता। लेकिन जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका जो है सरकार हमको क्या देती है? डिडक्शन देती है टैक्स पर्पस के लिए। ठीक है सर, तो इसलिए कह रहा है कि उससे ज़्यादा हमको डिबेंचर सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फिर कहता है परमानेंट बर्डन होता है। Dividend on preference shares have to be paid at a fixed rate before any dividend is paid ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो जब भी हम डिविडेंड देते हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो ये प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ये है कि डिविडेंड आपको जो देना है वो फिक्स रेट पे देना है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। जो भी रेट पे आपने इशू किया है प्रेफरेंस शेयर्स को, उसी रेट पे आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डिविडेंड आपको कब देना है? इक्विटी शेयर्स को देने से पहले डिविडेंड किसको देना है? आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिली हुई है इसी चीज़ की। When the company incur loss, the burden of dividend is high, especially in case of cumulative preference share। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब भी कंपनी का लॉस होता है तो उस केस में क्या होता है, जो बर्डन होता है ना प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड का, वो बढ़ जाता है। सबसे खास करके किस केस में? जब वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो। क्योंकि आप लोग ने अभी फर्स्ट पार्ट में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे और उसमें उसने क्या बताया था? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होता है कि डिविडेंड क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। यानी इस साल अगर पे आउट नहीं कर पाए तो इस साल का प्लस अगले साल का आने वाले साल में हमको पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है सर, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तब फिर आप इसका पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर देखेंगे, जब हम लोग क्या करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आखिर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है। आप लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा हुआ है, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अभी आप लोग ने नहीं पढ़ा है, जो कि आप लोग बड़े हायर स्टडीज जब आप करेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से इसको रिडीम किया जाता है। ठीक है सर, फिर आता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर, क्या डिसएडवांटेज है इसका। सबसे पहला कहता है प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है प्रेफरेंस शेयर के केस में वो यही होता है कि उनके पास क्या है? वोटिंग राइट नहीं है, जबकि वो भी शेयर्स खरीद रखे हैं। इक्विटी शेयर्स होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्पेशली इनके लिए जब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो इनको वोटिंग राइट कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, इन दैट केस, बट न्यू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कभी भी इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। फिर कहता है द कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम देम व्हेन इट इज बैडली इन नीड ऑफ फंड। कंपनी कभी प्रेफरेंस शेयर को इशू करेगी जब वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होगी और उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। इन दैट केस वो कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है। बट वंस इट्स पर्पस सर्व्ड इट बिड्स गुड बाय टू देम बाय पेइंग बैक देयर कैपिटल। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब ज़रूरत होती है कंपनी को तो कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है, एंड जैसे ही उनकी ज़रूरत पूरी होती है वो तुरंत क्या करती है? पूरा प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल पे आउट करके उनको हटा देती है कंपनी के अंदर से। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर एक पाई जाती है कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है कंपनी को तभी वो याद करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? भगा देते हैं वहाँ से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट
ठीक है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है ना शेयर्स के अंदर, वो क्या होती है, एप्रिशिएट नहीं होती है, ना ही डेप्रिशिएट होती है, कुछ नहीं होता, वो स्टैटिक रहती है। ठीक है, जितने पे शेयर्स खरीदे हैं उतने ही पे वो क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी डिसएडवांटेज शेयर होल्डर को मिलता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो एप्रिशिएट नहीं हो रही है, यानी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है, स्टैटिक रह रही है। जबकि इक्विटी शेयर के केस में क्या है, वहाँ पे एप्रिसिएशन होता रहता है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कैपिटल क्या होती है उनकी, एप्रिशिएट होती रहती है, इन्वेस्टमेंट उनकी क्या होती है, एप्रिशिएट होती रहती है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव द मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरिट्स क्या है, रिटेन्ड अर्निंग क्या, रिटेन्ड अर्निंग आप लोग पढ़ के आए फर्स्ट पार्ट में। क्या होती है, जब कंपनी बहुत ज़्यादा सरप्लस कमा लेती है, प्रॉफिट, तो क्या करती है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या कर लेती है, वापस से इन्वेस्ट कर देती है कंपनी के अंदर, वो होती है रिटेन्ड अर्निंग। पहला कहता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, अगर देखें तो क्या एडवांटेजेस हैं इसके। सबसे पहला कहता है इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, क्या है, कन्वीनियंट भी है और इकोनॉमिकल है। क्यों, क्योंकि आपने किसी से पैसा लेना नहीं है, अपना ही प्रॉफिट क्या किया, लगा दिया वापस से बिजनेस के अंदर। नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। ठीक, यहाँ पे कोई भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं रिक्वायर्ड होती है। फिर कहता है नो चार्ज ऑन एसेट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, कोई एसेट्स पे हमको गिरवी नहीं करना पड़ता। क्यों सर, हमने तो खुद का पैसा कमाया है ना, खुद का पैसा कमा के खुद ही बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर दिया, कौन कौन से हमको एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड नो रेस्ट्रिक्शंस आर पुट ऑन फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर भी जो फ्रीडम है, मैनेजमेंट को जो मिली हुई है फ्रीडम, उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, हमने किसी से पैसा उधार लिया ही नहीं है, ना हमने इक्विटी शेयर्स इतने इशू कर रखे हैं कि हमारी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है सर, फिर कहता है रिटेन्ड अर्निंग कैन बी यूज टू रिडीम डेट्स एंड टू रिप्लेस ऑब्सोलीट एसेट्स। रिटेन अर्निंग को क्या यूज किया जा सकता है, डेट्स को रिडीम करने के लिए। ठीक है, उधार जो है ना उसको वापस करने के लिए रिटेन अर्निंग का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, रिप्लेस ऑब्सोलीट एसेट्स। जो एसेट्स हमारे खराब हो गए हैं उन एसेट्स को उन एसेट्स को रिप्लेस करने में रिटेन्ड अर्निंग मदद करता है। फिर क्या कहता है, रिटेन्ड अर्निंग एड्स टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। यस, रिटेन्ड अर्निंग क्या करती है, फाइनेंशियली कंपनी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। ठीक है, और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी बढ़ा देती है। अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिटेन्ड अर्निंग का क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला कहता है shareholders of a company having large reserves and surplus get the benefit of safety of investment। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है कि अगर उसके पास लार्ज रिजर्व होगा कंपनी के पास तो उनकी सेफ्टी जो है ना शेयर होल्डर्स की वो बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। ठीक है, उनका पैसा कभी भी डूबने का, उनको कभी भी इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि उनका पैसा डूब जाएगा कंपनी के अंदर। ठीक है, शेयर होल्डर विल रिसीव रेगुलर डिविडेंड। उससे दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा शेयर होल्डर को, कि उनको रेगुलरली क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिलता रहेगा अच्छे से। ठीक है, रिटेन अर्निंग ऐड टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। हम लोग कहीं से पैसा लेते भी नहीं है, उसी पैसे को वापस से लगा देते हैं जो कमाया है, और उससे क्या होता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो अर्निंग कैपेसिटी होती है ना कंपनी की वो भी बढ़ जाती है। अब कहता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी, अगर देखा जाए तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं रिटेन्ड अर्निंग के। कहता है रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। सबसे पहला कहता है कि हमारा रिटेन्ड अर्निंग क्या करता है सोसाइटी के अंदर, जो कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है ना उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कंट्री के अंदर। फिर कहता है सरप्लस कैन मेक द इकोनॉमी मोर स्टेबल। ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा सरप्लस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल जाती है। कंपनीज कैन एडॉप्ट मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। फिर क्या कहता है, बिजनेस एंटरप्राइज कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। अगर रिटेन्ड अर्निंग का हम यूज़ करते हैं तो फिर सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलता है इससे, कि हमें बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा और वो भी लोअर कॉस्ट पे हमको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी को एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कि उसने अपना खुद का पैसा वापस से बिजनेस के अंदर लगा दिया, उसने कहीं और से उधार नहीं लिया है। ठीक है सर, तो ये कुछ मेरिट्स थे जो आप लोग ने अभी देखे रिटेन्ड अर्निंग के। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कहता है
एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं रिटेन्ड अर्निंग के? सबसे पहला, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में नॉट ऑलवेज यूज द रिटेन्ड अर्निंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करती है, हमेशा थोड़ी ना रिटेन्ड अर्निंग का जो है इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि शेयर होल्डर को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो हर वक्त ऐसा मैनेजमेंट नहीं करती है। फिर कहता है द प्रैक्टिस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में बी यूज टू मैनिपुलेट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रिटेन्ड अर्निंग से क्या किया जा सकता है, शेयर्स के प्राइस को स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें लाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है इट इज़ अनस्टेबल सोर्स एज प्रॉफिट में नॉट रिमेन सेम इन द फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट ये भी कह रहा है कि अनस्टेबल सोर्स है। अनस्टेबल सोर्स क्यों है? क्योंकि हर बार आप सेम प्रॉफिट कमाएंगे या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कभी प्रॉफिट कमाते हैं, कभी लॉस भी आप कमाते हैं। ठीक है सर, इसलिए क्यों यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है। रिटेन्ड अर्निंग में डिससेटिस्फाई शेयर होल्डर एज दे गेट लोअर डिविडेंड। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग से क्या होता है कि अगर हम कंपनी के अंदर पैसा वापस से लगा देंगे तो शेयर होल्डर को वो बेनिफिट, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो कम से कम दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है कि उनको डिविडेंड कम मिलता है शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए भी यह पॉइंट अच्छा नहीं है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ कह रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहला कहता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर होल्डर। देखा जाएगा डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, सबसे पहला कहता है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी रेज्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। किस तरीके से? आप डिबेंचर्स को इशू कर दिए फ्रॉम कॉशियस एंड ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर्स। कॉशियस और ऑर्थोडॉक्स इन्वेस्टर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि जो अपने पैसे को डूबने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग हैं हु प्रेफर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड रिटर्न। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, जो कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं या ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो भी सेफ रहे और उसके ऊपर रेगुलर रिटर्न भी मिलता रहे। तो आप इन लोगों से अपील कर सकते हैं डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, फिर कहता है रेगुलर रिटर्न मिलता है। डिबेंचर होल्डर के केस में ये चीज़ नहीं पाई जाती है कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो ही आप डिविडेंड पे करेंगे, अगर नहीं कमाया तो डिविडेंड नहीं पे करेंगे। यहाँ पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को वहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है, डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट एट a fixed rate and at periodic interval irrespective of profit। जो भी आपका प्रॉफिट हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप प्रॉफिट कमाएं या ना कमाएं, डिबेंचर्स को आपको रेगुलर इंटरवल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर कहता है सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स आर यूजली सिक्योर्ड। क्या होते हैं? ज़्यादातर सिक्योर्ड होते हैं, यानी इनको सिक्योरिटी जो दी जाती है उसके बाद ही इशू किया जाता है। बाय अ चार्ज ऑन कंपनीज एसेट। क्या कंपनी की एसेट्स को गिरवी रखा जाता है। देयरफॉर देयर रीपेमेंट इज अश्योर्ड। इसलिए इनका रीपेमेंट क्या होता है, अश्योर्ड होता है, यानी इनको रीपे तो किया ही जाएगा। अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाई तो फिर जो एसेट को जो चार्ज क्रिएट किया गया था जिस एसेट पे, उस एसेट को बेच के वो कंपनी क्या, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, उस एसेट्स को बेच के उससे पैसा वसूल करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी अगर देखा जाए तो सबसे पहला कहता है इकोनॉमिकल सोर्स है आपका। ठीक है, अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू डिबेंचर्स एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कम से कम कॉस्ट में इशू हो जाते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स कैन बी सोल्ड ईजिली दैन शेयर्स। ठीक है, डिबेंचर्स को आसानी से बेचा भी जा सकता है, शेयर्स इतनी आसानी से नहीं बिक पाते जितनी आसानी से डिबेंचर मार्केट के अंदर बिक जाता है। अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस आर लेसर। ठीक है, ये सारे खर्चे क्या होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, फिर कहता है फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। डिबेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। डिबेंचर्स होल्डर के पास क्या होता है, वोटिंग राइट नहीं पाया जाता। देयरफॉर अ कंपनी कैन रेज फंड विदाउट डाइल्यूटिंग और वीकनिंग द कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं जब उनके पास वोटिंग राइट ही नहीं है तो मैनेजमेंट पे कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उनकी जो भी कंट्रोल है वो कहीं भी किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने पाएंगे। ठीक है, फिर कहता है टैक्स रिलीफ।
इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स अलाउड अ डिडक्शन, ठीक है, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया गया है उसको एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाता है, कब, वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, जब क्या होता है टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा होता है, ठीक। इट रिजल्ट्स इन इनकम टैक्स सेविंग, क्या करता है इससे, हमें इनकम टैक्स में क्या मिल जाती है, एक तरीके से सेविंग मिल जाती है, यानी हमारा इनकम टैक्स जो होता है वो कम से कम हम पे करते हैं, ठीक है सर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा है एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं डिबेंचर्स के। सबसे पहला कहता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, अगर देखा जाए तो पहला कहता है परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ टू बी पेड एवरी ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अभी आपने ऊपर भी देखा था कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आपको रेगुलर इंटरवल पे देना पड़ेगा, चाहे आपने प्रॉफिट कमाया हो या ना कमाया हो। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इट बिकम्स हैवी बर्डन ऑन द कंपनीज अर्निंग, ठीक है। जब डिप्रेशन का पीरियड चल रहा होता है, यानी कंपनी बिल्कुल कुछ नहीं कमा रही होती, उस टाइम पे कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा कुछ नहीं रही है, लेकिन अपनी जेब से उसको क्या देना पड़ रहा है, रेगुलरली इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। फिर कहता है चार्ज ऑन एसेट क्रिएट होता है, डिबेंचर्स से यूजुअली इन्वॉल्व मॉर्गेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिबेंचर्स के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। अ कंपनी कैन नॉट रेज फंड इजीली थ्रू डिबेंचर्स अनलेस इट हैज़ एनफ फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी जब तक के आपका जो है डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है जब तक कि उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मौजूद ना हो, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स मौजूद होंगे तभी वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी भी तरह से डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर कहता है रिडक्शन इन डिविडेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो अर्निंग, लो अर्निंग के टाइम पे क्या होता है, वेरी लिटिल प्रॉफिट माइट बी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद प्रॉफिट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। द कंपनी में नॉट बी एबल टू पे एनफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स में गो डाउन, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कंपनी एनफ डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी एनफ डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है तो उससे क्या होगा कि उसके शेयर्स के प्राइस क्या हो जाएंगे, मार्केट के अंदर गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आपने जितना पैसा आप कमा रहे हैं वो बहुत कम है, ठीक है। कंपनी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हो कि कंपनी इस टाइम पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ना कमा रही हो, लेकिन उस प्रॉफिट में से भी अभी आपको क्या पे आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है। जब आप इंटरेस्ट पे कर देंगे उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो ही वो आप शेयर होल्डर्स को देंगे, अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो शेयर होल्डर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर कुछ बचेगा तो उनको कुछ मिलेगा, ठीक है, वो भी कितना मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिबेंचर होल्डर देखा जाए तो क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कहता है नो वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में, देयरफॉर दे रिमेन एट द मर्सी ऑफ शेयर होल्डर्स, ये जब तक के हैं जब तक कि शेयर होल्डर्स इनको चाह रहे हैं कंपनी के अंदर रखना। लेकिन आपको एक जो है नॉलेज के लिए बात बता दें कि डिबेंचर होल्डर को भी वोटिंग राइट दिया जाता है जब इनके ऊपर कोई फैसला लेना होता है, डिबेंचर्स के ऊपर जब कोई फैसला लेना होता है, इन दैट केस डिबेंचर होल्डर को भी वोटिंग राइट दिया जाता है। जनरल बिजनेस में वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता है, जनरली मैनेजमेंट कंट्रोल इनके पास नहीं होता है, लेकिन इनके हक में जब कोई फैसला हो रहा होता है तब इनको वोटिंग राइट दिया जाता है, ठीक है सर। फिर हाई यूनिट प्राइस होता है, सेकेंड पॉइंट, द यूनिट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज जनरली हायर देन दैट ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर से ज़्यादा इसका यूनिट प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। शेयर सस्ते मिल जाते हैं, आपने पढ़ा था नॉमिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है शेयर्स की, जबकि इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। देयरफॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स में नॉट बी एबल टू परचेज डिबेंचर्स, ठीक। तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो डिबेंचर्स को ख़रीद नहीं पाते हैं, ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जो हम लोग लोन लेते हैं ना कमर्शियल बैंक के, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक ही में मैंने कवर कर लिया है, ठीक है सर। तो चलिए पहला कहता है एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला है फंड्स आर अवेलेबल फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपके पास पैसा मौजूद रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए लोन लिया तो 5 साल तक के आपके पास उतना पैसा तो रहेगा जितना आपने लोन लिया है, अब आप उसको यूज़ करिए चाहे ना यूज़ करिए। रीपेमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, इसमें क्या होता है, रीपेमेंट आप कर सकते हैं फ्यूचर प्रॉफिट से, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जो पे आउट कर रहे हैं आप हर महीने की, तो वो आप फ्यूचर प्रॉफिट से पे आउट कर सकते हैं।
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन इज डिडक्टिबल फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिडक्शन आपको मिलता है जब भी आप इंटरेस्ट पे आउट करते हैं, चाहे वो डिबेंचर का हो चाहे वो लोन का हो, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट हो, आपको एज अ डिडक्शन वो अवेलेबल होता है इन कैलकुलेटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम, ठीक है। जब भी हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तब कंपनी की उस टाइम पे हमको डिडक्शन के तौर पे इसका इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। फिर कहता है डिसएडवांटेजेस क्या है, एसेट्स में हैव टू बी प्लेस्ड ऑन मॉर्गेज, ठीक है। एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, तभी आप लोन ले सकते हैं। क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर इज रिड्यूस्ड आफ्टर अ बैंक लोन, ठीक है। एक बार आपने बैंक लोन ले लिया, उसके बाद आपकी बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर कहता है सेवरल टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन रेजिंग लोन्स, ठीक है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती है जब आपको लोन लेना होता है उस वक्त, ठीक है सर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है लोन, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। कहता है बोथ रिस्क एंड लोन कैपिटल इज अवेलेबल, ठीक है। रिस्क भी अवेलेबल होता है और लोन कैपिटल भी अवेलेबल होता है। एज दिस इंस्टीट्यूशन कैरी आउट थॉरो इन्वेस्टिगेशन बिफोर ग्रांटिंग assistance to concern relationship with them increase the credit worthiness of the company, ठीक है। कह रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये ऐसे ही लोन नहीं दे देते हैं, ये बहुत कायदे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। जब बहुत कायदे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तभी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इनके साथ अगर रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है, इनकी मैनेजमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाएगी, और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं बढ़ पाएगी। फिर कहता है अलॉन्ग विथ फाइनेंस अ कंपनी कैन ऑब्टेन एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल प्लानिंग और जो प्रोजेक्ट है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए आपको एक इनके पास से एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाया करती है अलॉन्ग विद लोन, ठीक है। लोन के साथ साथ आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाती है यहाँ से। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला कहता है द कंसर्न रिक्वायरिंग फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ टू सबमिट इटसेल्फ टू अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाती है। तो आपको अगर लोन चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आपको देखनी पड़ जाएंगी। उसके बाद कहता है मैनी डिजर्विंग कंसर्न में फेल टू गेट असिस्टेंस फॉर वांट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशंस लेड डाउन बाय दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एलिजिबल लोग होते हैं जिनको मिलना चाहिए लोन, लेकिन उनको लोन नहीं मिल पाता, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं होती, या फिर जो उन्होंने कंडीशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो दे रखी हैं कि इन कंडीशंस को आपको फुलफ़िल करना होगा, वो कंडीशन वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, इसलिए इनको लोन भी नहीं मिल पाता है, ठीक है सर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले द इंटरेस्ट पेएबल ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लोअर देन दैट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इनका जो इंटरेस्ट होता है ना पब्लिक डिपॉजिट्स का, वो बहुत कम होता है जो हम लोग एज अ कंपनी पे आउट करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और बैंक का जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। पब्लिक डिपॉजिट्स जनरली डू नॉट इन्वॉल्व अ चार्ज ऑन एसेट्स, ठीक है। जो कि आपको देखिए जब भी आपको डिबेंचर इशू करना है तब भी चार्ज क्रिएट करना है, ठीक है। बैंक से लोन लेना है तो भी चार्ज क्रिएट करना है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो भी चार्ज क्रिएट करना है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर जनरली चार्ज नहीं क्रिएट किया जाता है एसेट्स के ऊपर, यानी एसेट्स को गिरवी नहीं रखा जाता है यहाँ पे। फिर कहता है देयर इज़ नो डायल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स कंट्रोल बिकॉज डिपॉजिटर हैव नो वोटिंग राइट, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का जो पावर है ना, कंट्रोल है, उसमें भी डायल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर इनके पास जो पब्लिक डिपॉजिट्स करते हैं उनके पास वोटिंग राइट अवेलेबल होता ही नहीं है। वोटिंग राइट सिर्फ शेयर होल्डर के पास होता है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। फिर कहता है द कंपनी कैन बोरो फंड फ्रॉम अ वाइडर पब्लिक थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू क्या कर सकती है, बहुत बड़े लेवल पे कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकती है, ठीक है। फंड्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्गर पीरियड
देन बैंक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फंड्स लंबे समय के लिए अवेलेबल होते हैं। बैंक इतना ज़्यादा लंबे समय के लिए भले ही ना दे, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स आपको बहुत लंबे समय के लिए मिल जाया करता है। ठीक है, फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला कहता है पब्लिक डिपॉजिट्स आर अनसर्टेन एंड अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या कह रहा है, अनसर्टेन है और अनरिलायबल है। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन पब्लिक आपके में इंटरेस्ट दिखाए और वो डिपॉजिट्स क्रिएट करे। ठीक है, वो चाहे तो ना करे। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया इसको, ये अनसर्टेन है और अनरिलायबल है, इसके ऊपर रिलाय भी नहीं करना चाहिए। डिपॉजिटर्स फेस रिस्क एज दे डू नॉट गेट एनी सिक्योरिटी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिटर्स के लिए भी क्या है, ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको एसेट्स नहीं दिए जा रहे हैं जिससे आपको एक सिक्योरिटी मिल पाए। ठीक है, फिर कहता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स आर जनरली नॉट अवेलेबल टू न्यू कंपनीज। नई कंपनी को जो पब्लिक डिपॉजिट्स जल्दी आसानी से नहीं मिलता है। पुरानी कंपनीज होती हैं जो गुडविल अपनी बना चुकी हैं, रेप्यूटेड है, वो रेप्यूटेशन उनकी मार्केट के अंदर है, तो उनको आराम से पब्लिक डिपॉजिट्स मिल जाया करता है एज़ कम्पेयर टू न्यू कंपनीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले कहता है इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रीपेड व्हेन एवर डिजायर्ड। क्या है, फ्लेक्सिबल है और इसलिए इसको कभी भी पे आउट किया जा सकता है, जब भी आप चाहें तब भी आप इसको रीपे कर सकते हैं। बैंक मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द बोरोवर्स अफेयर। इसके अंदर और क्या होता है, जो बोरोवर है, कंपनी है, उसके अफेयर्स की जो सीक्रेसी क्रिएट करती है बैंक, यानी उसको कॉन्फिडेंशियल रखती है पूरी तरीके से। ठीक है, फिर कहता है बैंक डू नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो फिर वो मैनेजमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करने लगा, क्यों इंटरफेयर करने लगा बैंक वहाँ पे। ठीक है, इसलिए बैंक कभी भी मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करता है कंपनीज के काम काज में। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस क्या होता है बैंक क्रेडिट का। पहला कहता है बोरोवर हैज़ टू परफॉर्म सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, बोरोवर जो है ना उसको पहले बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना पड़ेगा। फिर कहता है दूसरा पॉइंट, बैंक ग्रांट लोन जनरली अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। ठीक है, जब बैंक लोन जब ही देगा जब वो सिक्योरिटी किसी तरह की लेगा। एंड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन कंपनीज एसेट्स। ठीक है, कंपनी के एसेट्स पे क्या होगा, चार्ज भी क्रिएट होना पड़ेगा। ठीक है, बैंक क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रेन्यूअल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए एक तो अवेलेबल होता है बैंक क्रेडिट, दूसरा अनसर्टेनिटी पाई जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बैंक उसको रेन्यू कर दे हर बार आपके लिए, हो सकता है बैंक रेन्यू करने से इनकार कर दे। ठीक है, तो ये बैंक ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपका साथ देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। तो एडवांटेजेस सबसे पहले देखते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ अ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। क्या है, सिंपल है और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें कंप्लाइंसेस नहीं आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा। नो फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व एंड क्रेडिट इज रेडिली अवेलेबल टू रेप्यूटेड बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ है सच अवेलेबल नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती हैं, आपको आराम से ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है तो। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेएबल एंड नो सिक्योरिटी इज़ टू बी पेड। ना तो इंटरेस्ट यहाँ पे पेएबल होता है, ना आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है ट्रेड क्रेडिट के अंदर। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला कहता है द प्राइस चार्ज्ड फॉर क्रेडिट सेल्स आर यूजुअली हायर। ठीक है, पहला क्या है, जो क्रेडिट सेल्स अगर होती हैं, उधार पे सेल्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है, प्राइसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट सेल्स। फिर कहता है द सप्लायर हैज़ टू बियर लॉस फॉर बैड डेट्स। क्या होता है, बैड डेट्स हो जाते हैं, हमने उधार पे दे तो दिया था लेकिन हमारा पैसा कभी वो हमको मिल ही नहीं पाया। ठीक है, तो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया हमारा, यानी हमारे डेट्स क्या हो गए, डूब गए। ठीक है, फिर क्या है, कंपनी नीड्स अ लार्ज वर्किंग कैपिटल टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, उसका नाम था कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा था कि अगर कंपनी क्या करती है, कैश में परचेज करती है और क्रेडिट पे बेचती है तो उसको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि उसको ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसा उसको चाहिए ही चाहिए है। ठीक, वही कह रहा है कंपनी नीड्स लार्जर वर्किंग कैपिटल टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ।
कह रहा है डिफाइन लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस क्या होते हैं? अ लोन इज अ डायरेक्ट एडवांस मेड इन लमसम विच इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर। ठीक है, बैंक क्या करता है, एक सेपरेट लोन अकाउंट खुलवाता है, ठीक है, जो भी बोरोवर है उसके नाम का, ठीक है, जो भी बोरोवर है उसके नाम का एक सेपरेट लोन अकाउंट खुलवाता है और उसके अंदर क्या करता है, डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है पूरा पैसा, जितने का भी आपने लोन लिया होगा उतना, लमसम में। लमसम का मतलब होता है फुल एंड फाइनल, जितना भी आपने लोन लिया था उतना पूरा पैसा वो क्या कर देगा, उस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देगा। ठीक है, द बोरोवर विड्रॉज फुल अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। ठीक है, बोरोवर क्या करता है, पूरा पैसा इमीडिएटली कैश में विड्रॉ वो कर लेता है एंड अंडरटेक्स टू रीपे इट वन और मोर इंस्टॉलमेंट, या तो एक इंस्टॉलमेंट या फिर एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में वो पे करने की बात उस पर करता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। कब से जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, डेट ऑफ सैंक्शन से, जिस दिन सैंक्शन किया गया, जिस दिन ट्रांसफ़र किया गया है पैसा, उस दिन से लेके पैसे के ऊपर उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और जब तक कि आप पे आउट नहीं करेंगे तब तक का इंटरेस्ट उस पर लगता रहता है। ठीक है सर, फिर कहता है डिफाइन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट अंडर विच, एक तो ये फॉर्मल है, दूसरा रिवॉल्विंग क्रेडिट है, यानी ये बार बार मिलता रहता है। ठीक है, एक अग्रीमेंट होता है जो बार बार रेन्यू किया जाता है, अंडर विच अ बोरोवर इज अलाउड टू बोरो अप टू सर्टेन लिमिट। क्या होता है कि अप टू सर्टेन लिमिट बैंक क्या करता है, एक क्रेडिट लिमिट देता है। ठीक है, उसको कहा जाता है कैश क्रेडिट लिमिट, सी, ठीक है, उसको सीसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, तो बोरोवर को क्या मिलता है, एक सर्टेन लिमिट दी जाती है, ठीक है, कि इतना अमाउंट आप बैंक से ले सकते हैं। क्योंकि बिजनेस जो है ना, उसके अंदर जो बिजनेसमैन है उसको कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इन दैट केस वो बैंक से लोन लेगा तो उसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज़ उसको जो है पूरी करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अब भाई बिजनेसमैन के पास इमरजेंसी में अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में वो क्या करेगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करता फिरेगा या फिर वो अपने पैसे लेगा और बिजनेस में लगाएगा। ठीक है, इन दैट केस इसलिए बैंक ने क्या एक उन लोग को फैसिलिटी अवेलेबल कर दी, क्या, कैश क्रेडिट लिमिट। ठीक है, कि आप इतनी लिमिट तक के पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता है। ठीक है, इतना आप पैसा निकाल लीजिए, जितना आप पैसा निकालेंगे, आपको लिमिट तो पूरी दी गई है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपको 10 लाख की लिमिट दे दी गई है। ठीक है, 10 लाख तक के आप निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं। ठीक है, आपको इमरजेंसी में रिक्वायर्ड हुए पैसे, आपने उसमें से 10 लाख की लिमिट में से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो जिस दिन निकाले हैं उस दिन से चार्ज करेगा। पहली चीज़ तो वो भी पूरे 10 लाख पे नहीं चार्ज इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितना आपने विड्रॉ किया होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि लोन के केस में ऐसा नहीं था। लोन के केस में क्या था, उसने जो जितना पैसा सैंक्शन किया उन पूरे अमाउंट के ऊपर वो क्या कर रहा था, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। इसके अंदर क्या है, 10 लाख की लिमिट दी गई है आपको। ठीक है, लिमिट के आप निकाल सकते हैं, आपको पैसा दे नहीं दिया गया है, ये तो आप जब निकालेंगे तभी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा और जितना निकालेंगे उतना ही पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, इट इज़ अ फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट अंडर विच अ बोरोवर इज अलाउड टू बोरो अप टू सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक के दिया जाता है, हर एक की लिमिट अलग होती है। ठीक है, उनके सिविल स्कोर के हिसाब से वो चीज़ चलती है। ठीक है, इट इज़ अ रनिंग अकाउंट, क्या है, एक रनिंग अकाउंट होता है, ये भी कैश क्रेडिट अकाउंट होता है। ठीक है, ये फ्रॉम विच द अमाउंट कैन बी विड्रॉन एंड पेड बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये रनिंग अकाउंट है, यानी आप पैसा जो है निकालते रहिए, उसको पे आउट करते रहिए, निकालते रहिए, पे आउट करते रहिए, इस तरीके से ये चलता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। देखा यहाँ पे लिखा भी है इसने कि इंटरेस्ट सिर्फ उसी पे चार्ज किया जाता है जितना आपने पैसा विड्रॉ किया होगा, उसके अलावा पूरी लिमिट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस स्टडीज इसके अंदर आराम से बनेगी, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझ के जाइएगा कि कैश क्रेडिट के अंदर पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, सिर्फ उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है जितने का आपने निकाला होगा। ठीक है, फिर कहता है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या है, एक टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस है एक्सटेंडेड बाय बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर। ठीक है, क्या करता है, ये
ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो होती है वो करेंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। अंडर दिस अग्रीमेंट अ कस्टमर हैविंग अ करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट होगा अगर, विद द बैंक इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज अकाउंट अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। कुछ लिमिट इसमें भी दी जाती है, देखिए, ठीक है, एक लिमिट इसके अंदर भी दी जाती है कि आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ओवर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ओवर ड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से पैसा ज़्यादा ले सकते हैं। ये भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन की तरह काम करता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉन, सेम कैश क्रेडिट की तरह ही है ये भी, कि यहाँ पे भी क्या होता है, इंटरेस्ट सिर्फ उतने ही अमाउंट पे चार्ज किया जाता है जितना आपने ओवर ड्रॉ करा होगा। लिमिट तो आपको दी गई होगी, जितने की भी दी गई हो, वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ठीक है। लेकिन जितना आप पैसा निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ उतने ही पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, एंड कंपनी बाय अ कंपनी एंड नॉट ऑन द अमाउंट सैंक्शन बाय बैंक, ठीक है। बैंक ने सैंक्शन भले ही आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से कोई लिमिट कर रखी हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी, उसने तो लिमिट दे रखी है। लेकिन आप जब निकालेंगे तब पहला लोन आपने लिया बैंक से, जितना भी आप पैसा निकालें, ठीक है, उतने ही पैसे पे आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या रहा है, डिफाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इंप्लाइज प्रोक्योरिंग कैश फ्रॉम बैंक इन एक्सचेंज फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपने क्या किया, कैश को निकाल लिया बैंक से, किसके जरिए से, आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ठीक है। बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस इंटरप्राइज बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्या करता है, डिस्काउंट कर देता है उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को और शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है इस तरीके से, ठीक है। बैंक चार्जेस सम कमीशन, ठीक है, इसके बदले में बैंक क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं थी। आप जाइए, आपने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज वहाँ जाइए, बैंक को बेचिए, बैंक उसको खरीदेगा, उसके बदले में कुछ कमीशन लेगा और आपको पैसा वो दे देगा। सर इसको हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी का, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी के पास जाके गुड्स खरीदे, ठीक। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स खरीदे, ठीक। मिस्टर बी से जब उन्होंने गुड्स खरीद लिए तो जब पेमेंट की बात आई तो मिस्टर ए ने कहा मेरे पास पेमेंट नहीं है, ठीक है सर। तब फिर क्या हुआ, मिस्टर बी ने कहा ठीक है मैं एक बिल बना रहा हूँ, ठीक है, बिल बना रहा हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक। वो बिल बनाने के बाद उसने मिस्टर ए से उस पर सिग्नेचर ले लिया, ठीक। मिस्टर ए से सिग्नेचर ले लिया तो मिस्टर ए के लिए वो क्या बन गया, बिल पेएबल, ठीक है। आपने 11th में अकाउंटिंग पढ़ी होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। तो मिस्टर ए के लिए वो बिल क्या बन गया, बिल पेएबल, ठीक। और मिस्टर बी के लिए वो क्या बन गया, बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये जनरली कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होता है, 90 डेज़ के लिए। कितने टाइम के लिए अवेलेबल होता है, 90 डेज़ का टाइम देता है कि 90 डेज़ तक के आपके पास टाइम है, आप पैसा जमा कर लीजिए और फिर आप 90 डेज़ जैसे ही पूरे होंगे तो आपको 3 दिन के ग्रेस डेज दिए जाते हैं। वो ग्रेस डेज कंप्लीट होने के बाद आप पेमेंट कर दिएगा, ठीक है। मिस्टर ए पेमेंट कर देंगे, 90 डेज तक का उनको क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, ठीक है। अब इन केस मिस्टर बी को पैसा लेना था मिस्टर ए से, लेकिन अब उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया, ठीक है। अब इन केस मिस्टर बी को पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, इमरजेंसी आ गई, ठीक है। तो मिस्टर ए तो इनकार कर देंगे पैसा देने से, अभी लेना भले ही उनसे है लेकिन वो इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो कहेंगे मैं तो 90 डेज़ के बाद पैसा जो है आपको पे आउट करूँगा, क्योंकि मैंने तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर रखी है कि 90 डेज़ के बाद ही मैं करूँगा। वो देने से इनकार कर दें अगर मिस्टर ए, ठीक। तब इन केस वहाँ पे क्या होगा, मिस्टर बी दौड़े दौड़े उस बिल को लेके जाएंगे और कहाँ जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे कि बैंक मेरा ये बिल खरीद लो और उसके बदले में मुझे पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे इस टाइम इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बैंक कहेगा मुझे इससे क्या फ़ायदा, तो फिर मिस्टर बी कहेंगे कि भाई तुम थोड़ा पैसा इसमें से अपना ले लो। तो फिर बैंक क्या करेगा, जितने का भी वो बिल होगा उसमें से कुछ पैसा काट के पूरा पैसा क्या करेगा, मिस्टर बी को दे देगा, ठीक है। अब बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा जब पूरा क्रेडिट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा मिस्टर ए के पास और उनसे वो पूरा पैसा लेके वसूल करके आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल बिल ऑफ एक्सचेंज की चलती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की ये साइकिल पूरी इस तरीके से चलती है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले कहता है इक्विटी शेयर में नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर जनरली लो, ठीक है, इसकी नॉमिनल वैल्यू हमेशा लो होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। क्या होती है, हाई होती है। फिर कहता है डिविडेंड
पेड टू इक्विटी शेयर्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जब पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर में क्या है, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे क्या है, उल्टा है कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद फिर किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। फिर कहता है रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल है, यानी कभी ज़्यादा पे आउट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड, कभी कम पे आउट किया जाता है। कैसे ज़्यादा कम होता है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कैसा कमाया। अगर ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा मिलेगा डिविडेंड, कम कमाया तो कम डिविडेंड मिलेगा, नहीं कमाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में क्या है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिर कहता है इक्विटी शेयर्स अपील टू बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, जो एडवेंचर करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रिस्क बियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको ये अपील करता है इक्विटी शेयर। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स अपील कॉशियस एंड कंजर्वेटिव, जो अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाह रहे हैं और रेगुलर उस पर रिटर्न चाह रहे हैं, फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये अपील करता है प्रेफरेंस शेयर्स। पे कहता है इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स कभी भी प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड कैन नेवर बी एक्यूमुलेट। इक्विटी शेयर के अंदर कभी भी एरियर हो गया, एरियर का मतलब डिविडेंड नहीं पे आउट किया गया इस साल, तो वो एक्यूमुलेट नहीं होता कि अगले साल इस साल का भी डिविडेंड भी दिया जाएगा और वो अगले साल वाला भी डिविडेंड दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता इक्विटी शेयर में, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में होता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड में भी एक्यूमुलेट, ठीक है, में एक्यूमुलेट, एरियर्स ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट। यहाँ पे ये केस होता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चलता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर खास करके। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर के अंदर क्या फ़र्क होता है। शेयर होल्डर्स, यहाँ पे शेयर का मतलब है इक्विटी शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इक्विटी शेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के। डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, द डिविडेंड ऑन शेयर्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक, फ्लक्चुएटिंग होता है एंड आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, पहली बात तो फ्लक्चुएटिंग है, यानी एक जैसा नहीं रहता, कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। ठीक है, और आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। ठीक है, फिर कहता है द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इनको इंटरेस्ट तो दिया ही जाएगा। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा भी हो, चाहे प्रॉफिट कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर्स हैव फुल वोटिंग राइट। शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, फुल वोटिंग राइट होता है। डिबेंचर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। डिबेंचर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। शेयर्स आर यूजुअली इररिडीमेबल। ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं, जब ही पे आउट किए जाएंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी, अदरवाइज पे आउट नहीं किए जाएंगे। डिबेंचर्स आर यूजुअली रिडीमेबल, यानी इनको रिडीम किया जा सकता है। शेयर्स आर इशूड विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड हैव हाई रिस्क। इनको कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती है और इनका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी दी जाती है एंड हैव लो रिस्क, इनका रिस्क भी कम होता है। शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू डिबेंचर। शेयर्स कभी भी डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इस चैप्टर का भी यह आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। राइट शेयर और बोनस शेयर में फ़र्क क्या है। द राइट शेयर में बी पार्टली पेड अप। ठीक, राइट शेयर में क्या हो सकता है, पार्टली पेड अप हो। राइट शेयर में क्या हो सकता है, पार्टली पेड अप हो। बोनस शेयर्स आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप, लेकिन बोनस शेयर्स क्या होते हैं, फुल्ली पेड अप होते हैं, यहाँ पे पार्टली पेड अप नहीं होते हैं। याद रखिएगा, शेयर राइट शेयर्स के अंदर क्या होता है, पार्टली पेड अप हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बोनस शेयर इशू किए गए हैं वो कभी भी पार्टली पेड अप नहीं होते, वो हमेशा क्या होते हैं, फुल्ली पेड अप होते हैं। राइट शेयर्स ब्रिंग कैश टू द कंपनी। राइट शेयर्स में क्या होता है, कंपनी के अंदर कैश आता है। क्यों, उन्होंने नया शेयर इशू किया था, प्रीएम्प्टिव राइट था शेयर होल्डर के पास, वो जब उस शेयर को ख़रीदेंगे, ठीक है, तो वो कैश देंगे कंपनी को, इसलिए उनके पास कैश आता है। बोनस शेयर्स आर फ्री एंड हेंस डू नॉट ऐड कैश टू द कंपनी। ठीक है, आपको पता है वो बोनस शेयर्स में क्या होता है, कोई जो उन्होंने कंपनी ने क्या किया है, बोनस में शेयर दिया है शेयर होल्डर्स को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पे कैश आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो कैश कभी भी बोनस शेयर के केस में नहीं आता है। फिर कहता है राइट शेयर्स आर इशूड फॉर रेजिंग फंड टू मीट द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ द कंपनी। क्यों इसको इशू किया जाता है? ग्रोथ के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, कंपनी के। लेकिन बोनस शेयर्स आर इशू टू कैपिटलाइज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो था, हम उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कैपिटल बना देंगे उसको, ठीक है। वो प्रॉफिट को क्या बना देंगे? कैपिटल बना देंगे, ठीक है। सिर्फ इसलिए हमने उसको क्या किया? बोनस शेयर को इशू कर दिया। फिर कहता है एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू रिनाउंस ऑल और पार्ट ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ हिज नॉमिनी। क्या कर सकता है? रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस का मतलब छोड़ सकता है वो, ठीक है। किसके लिए? अपने नॉमिनी के लिए, किसी नॉमिनी को वो दे सकता है, ठीक है। नो सच फैसिलिटी इज अवेलेबल इन केस ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के केस में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। राइट शेयर्स आर टू बी पेड फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो उसके लिए पे करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जितने भी हैं वो अगर उस राइट शेयर को लेंगे तो फिर वो पे भी करेंगे। बोनस शेयर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है सर। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे चैप्टर 3 के, और बहुत ही आसान लगा होगा। अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में रेज हुई है इस पूरे चैप्टर के दौरान जो मैंने अभी कंप्लीट किया है, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, दोनों को मिला के अगर कोई भी आपकी क्वेरी आई है दिमाग के अंदर, कुछ समझ में नहीं आया, या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने बोल दी है यहाँ पे और आपके समझ में नहीं आई कि ये मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। आप बिल्कुल पूछिए, कोई भी इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं ये सवाल पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। सब कोई यहाँ पे बहुत काबिल इंसान नहीं बैठा, मैं भी बहुत कोई काबिल इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तो आप अपना आराम से, आपके पास राइट है कि आप पूछिए सवाल, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं तो एक सेपरेट क्वेरी सेशन पूरा एक क्रिएट कर दूँगा ताकि आप वहाँ पे जाइए और अपने सवाल का जवाब पा लीजिए, ठीक है सर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, गलती से भी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप आने वाली अपडेट से महरूम रह जाएंगे। आपको आने वाली अपडेट नहीं मिल पाएगी अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है, ठीक है सर। और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इसको शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको सिर्फ क्या करना है? समझना है, देखना है वीडियो को, और कुछ भी नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी इससे समझ सकें और इसको देख सकें और इससे अपने नोट्स तैयार कर सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है पूरा, ठीक है। आप पूरा कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बैठ के पढ़िए, आप आराम से पास हो जाइएगा अगर आपने इस कंटेंट को ही खाली स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लिया तो भी, ठीक है सर। तो पास होने की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अच्छे नंबर ले आएंगे आप। इस बात की गारंटी जब भी मैं ले सकता हूँ जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पास तो हो जाएंगे, पास हर बच्चा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई फेल होगा, नहीं, पास हर बच्चा हो जाएगा। लेकिन अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए फिर अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।